पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 19। आत्मिक ऊर्जा के उद्गम स्रोत प्रतिपदार्थ एवं ब्लैक होल। विश्व प्रतिविश्व, व्यक्ति प्रति व्यक्ति, छाया पुरुष का अस्तित्व प्रमाणित होने के बाद अब इस अदृश्य परम सत्ता के पिंड द्वारा आत्मसत्ता द्वारा संबंध जोड़े जाने का प्रसंग आता है। यदि वह बिंदु है जहां भौतिकी एवं आत्मिकी कदम से कदम मिलाकर साथ चलते दिखाई देते हैं, इस विज्ञान सम्मत पृष्ठभूमि में उस सूक्ष्म विद्या को समझा जा सकता है जिसे जीव ब्रह्मा एकत्व, एकोहम द्वितीयो नास्ति शिवोहम तत्त्वमसि जैसी वेदांत की भाषा में प्रतिपादित किया जाता रहा है। जीव और ब्रह्मा में, आत्मा और परमात्मा में संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न योग साधनाओं का सहारा लिया जाता है। उन सभी योग साधनाओं में चाहे वह भक्ति परक हो या ज्ञान परक, कर्म परक हो अथवा तंत्र मार्गी, ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही वह सेतु है जिससे चढ़कर आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाती है। यही वह डोर है जिससे जीव ब्रह्मा से बंधता है। ध्यान में अपनी बिखरी हुई चित्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर एक दिशा में, इष्ट में नियोजित किया जाता है। शास्त्रकारों का कथन है कि ईश्वर का अनन्य भाव से चिंतन साधक को भी ईश्वर बना देता है। अग्नि में पड़कर ईंधन जिस प्रकार अग्निमय हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा साधक अपनी चेतना को ईश्वर में आहूत होकर स्वयं भी ईश्वर स्वरूप हो जाता है। यह ध्यान साधक का अलंकारिक प्रतिपादन नहीं है। ईश्वरी सत्ता का तन्मयता पूर्वक भाव भरा चिंतन व्यक्ति चेतना को क्रमशः विकसित करता चलता है और आत्मा से परमात्मा की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। यह यात्रा किस प्रकार संपन्न होती है, यह तो अनुभव गम्य ही है, परंतु इस साधना के पीछे छिपे तत्व दर्शन का विश्लेषण तो किया ही जा सकता है। सर्वविदित है कि बिखरी हुई शक्तियां एवं वस्तुएं बहुत दुर्लभ होती हैं। बिखरी हुई बाहुरी की सीकों से धूल का एक एक कण भी साफ नहीं किया जा सकता, परंतु वे जुड़कर एक सूत्र में बंधकर एक दिशा में कार्य करने लगती हैं, तो सारी गंदगी देखते ही देखते साफ हो जाती है। बिखरी हुई सूर्य की किरणों से साधारण गर्मी तथा प्रकाश ही मिलता है, परंतु उन्हें केंद्रित कर लिया जाए तो विराट ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। आजकल सौर ऊर्जा के माध्यम से कारखाने चलाने और बिजली पैदा करने की बात सोची जाती है। उसका उत्पादन भी सूर्य किरणों को केंद्रित करके ही किया जाना संभव है। ईश्वरीय सत्ता की उल्लेखनीय विशेषताओं की तुलना में जीव की सामर्थ्य निसंदेह तुच्छ है, परंतु उसमें विकास की भी उतनी ही संभावना है जितनी कि बीज के वृक्ष होने की। ध्यान के द्वारा उस संभावना को साकार करने से उपयुक्त पात्रता का विकास ही किया जाता है। पिंड ब्रह्मांड की ही एक छोटी अनुकृति है। एक परमाणु भी अब उतना रहस्यमय हो गया है जितना कि ब्रह्मांड। केंद्रीभूत होकर सिकुड़कर कई ग्रह, नक्षत्र और तारे भी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे दिखाई पड़ने में तो 60 किलोमीटर व्यास के लगते हैं, परंतु हमारे सौर मंडल के सूर्य जैसे 10 सूर्यों के बराबर शक्ति रखते हैं। और ऐसे 1, 2 या 10-20 नहीं, 200 तारों का पता लगाया जा चुका है, जो आकार में दिल्ली जैसे शहर से भी छोटे होने के बावजूद पृथ्वी को अपनी कक्षा में खींचकर अलग हटा सकते हैं। कैसे निर्माण होता है इन शक्तिशाली तेज पुंजों का, यह भी कम रोचक रोमांचक नहीं है। अंतरिक्ष में फैली हुई हाइड्रोजन गैस का बादल, जिन्हें नेव्यूल कहा जाता है, धीरे धीरे सघन होता जाता है। जैसे जैसे वह सघन होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। इनकी माध्यमिक चमक असंख्य मीलों दूर से देखी जा सकती है।
इन तारों से निरंतर शक्ति प्रवाह निकलता रहता है और उसके साथ ही वह सिकुड़ना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया अरबों खरबों वर्षों में जाकर पूरी होती है। तारे जैसे जैसे सिकुड़ने लगते हैं उनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। यह तो सर्वसामान्य बात है कि वस्तु का घनत्व जितना अधिक होगा उसका आकर्षण बल और भार भी उतना ही बढ़ जाता है। निरंतर सिकुड़ते रहने के बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि तारे उससे ज्यादा कहीं सिकुड़ सकते और एक ऐसे ऊर्जा स्रोत में बदल जाते हैं जो आकार में अपने से कई गुने बड़े ग्रह नक्षत्रों को भी उसकी कक्षा में खींचकर अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इन तारों को ब्लैक होल का नाम दिया है। जैसा कि पूर्व में विस्तार से बताया गया है, प्रतिकणों के जन्म देने वाले मूल उत्पादक यही ब्लैक होल माने गए हैं। क्वाजार्ज पल्सार्स के माध्यम से निरंतर ऊर्जा निःसृत करने वाले इन ब्लैक होल्स के बारे में अब क्रमशः और जानकारी मिलती जा रही है। इस अनंत अंतरिक्ष में जहां तहां ऐसे चक्रवात या भंवर हैं जो अपनी प्रचंड शक्ति के कारण महादैत्य कहे जाते हैं। उनकी पकड़ और चपेट में जो भी दृश्य अदृश्य साकार निराकार फंस जाता है उसे वे अपने उदर में निगल लेते हैं और यह पता नहीं लगने देते कि जो उन्होंने खाया वह पचने के लिए कहाँ चला गया। इन भंवरों को ही विज्ञान की भाषा में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल का अर्थ है काला छेद। अंतरिक्ष में वे जहां कहीं होते हैं वहां सघन अंधकार छाया रहता है। सघन भी इतना कि उस क्षेत्र पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें तक उसी गर्त में चली जाती हैं और उसका दर्शन कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता। होल इसीलिए कि उसमें मात्र पोल ही पोल भरी पड़ी है। पोल भी इतनी जिसमें कोई भी दृश्य या अदृश्य पदार्थ बिना किसी अवरोध के खिंचता घुसता चला जाता है। इसमें प्रवेश की गति इतनी अधिक होती है कि उसकी तुलना में प्रकाश की गति भी स्वल्प ठहराई जा सके। इनकी विभीषिका अत्यधिक रोमांचकारी है। वे छोटे भी होते हैं और बड़े भी। छोटे ब्लैक होल सपोलों की तरह छोटे से क्षेत्र में अपना फन फैलाया करते हैं और जो उधर से गुजरता है उसे लपक लेते हैं। किंतु बड़े ब्लैक होल ऐसे ही हैं जो अपनी समूची पृथ्वी को ही देखते देखते निगल सकते हैं। सुव्यवस्थित सृष्टि प्रवाह में अव्यवस्थित ब्लैक होल किस कारण उत्पन्न होते हैं और वे किस क्रम से अपना क्रियाकलाप चलाते हैं, इसकी खोजबीन अंतरिक्ष विज्ञानियों ने की है। उससे समग्र जानकारी तो प्राप्त नहीं हो सकी, पर जो कुछ पता चला है वह भी कम रहस्यमय और कम रोमांचकारी नहीं है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने उहुर नामक एक कृत्रिम उपग्रह को गत दिसंबर 1970 में इटली के एरोस्पेस रिसर्च सेंटर से अंतरिक्ष में छोड़ा। इसका उद्देश्य ब्लैक होल की स्थिति का पता लगाना था। ऐसे 200 तारा स्रोतों का पता इस उपग्रह ने लगाया जो एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। इनमें प्रमुख हैं साइटोरस X3, सिग्नस X1, हरक्यूलिस X1, सिग्नस X3। वैज्ञानिकों का ध्यान इन स्रोतों में सिग्नस 1 की ओर अधिक आकर्षित हुआ। अध्ययन द्वारा इसमें वे सारे लक्षण पाए गए हैं जो ब्लैक होल पर पाए जाते हैं। सिग्नस X1 की दूरी पृथ्वी से लगभग 8000 प्रकाश वर्ष के लगभग है। गैस मंडल में जो ब्लैक होल पाए जाते हैं उनकी सारी विशेषताएं इसमें हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता के कारण यह भी प्रत्येक वस्तु पर हावी होकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल की स्थिति का पता लगना भी एक विकट समस्या है। प्रकाश की किरण को प्रकाश स्रोत से यदि भेजा जाए तो ब्लैक होल प्रकाश को तुरंत पकड़ लेगा। हमें मात्र एक काला छिद्र दिखाई देगा। आइंस्टीन के अनुसार
प्रकाश किरणों में भी द्रव्यमान होता है। यदि यह सिद्धांत सही है तो ब्लैक होल के धरातल से ऊपर फेंकी गई प्रकाश की किरण तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच ली जाएगी। उसी प्रकार जिस तरह यह पृथ्वी ऊपर फेंकी गई गेंद को खींच लेती है। ब्लैक होल की तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण यह है कि विज्ञान के सिद्धांतानुसार जो वस्तु जितनी सघन होगी उसका आकर्षण बल उतना ही प्रबल होगा। ब्लैक होल का घनत्व अधिक होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है और वह अपनी पकड़ में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को सहज ही अपनी ओर खींच लेता है। प्रसिद्ध तारा भौतिक शास्त्री श्री के.एस. थ्रोन और श्री निविकोव का ब्लैक होल की उत्पत्ति के विषय में कहना है कि विकास क्रम की अंतिम अवस्था में तारे यदि 1.2 सौर द्रव्यमान बढ़ जाते हैं तो एक बृहत तारे की तरह उन्हें फट जाना चाहिए। एक विस्तीर्ण गैस का बादल तथा दूसरा अवशेष तारा। यदि शेष तारे का भाग 2 सौर द्रव्यमान से कम है तो वह एक न्यूट्रॉन तारे जिसका कि घनत्व नाभिक के स्तर का होता है में बदल जाता है तथा यदि इससे अधिक है तो वह एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। इनकी जानकारी सर्वप्रथम किस प्रकार मिली यह भी एक दिलचस्प प्रसंग है। पहली बार ब्लैक होल के अस्तित्व का पता वैज्ञानिकों को दिसंबर 1972 को लगा। कई वर्षों से इसके पूर्व खगोल शास्त्री कुछ तारों और उनमें सौर मंडल के सदस्यों में एक विशेष बिंदु पर असामान्य स्थिति लक्ष्य कर रहे थे। ये पिंड अपने निश्चित पथ पर घूमते हुए उस विशेष बिंदु पर आकर पथ से विचलित हो जाते थे और उस विशेष बिंदु से हटने के बाद पुनः सामान्य पथ पर घूमने लगते थे। वर्षों तक अंतरिक्ष यान और उपग्रहों में लगाए गए यंत्रों से लिए गए रेड फोटो तथा एक्सरे परीक्षणों से इस बात की पुष्टि हुई कि यह विचलन ब्लैक होल नामक अज्ञात पिंडों की प्रबल आकर्षण शक्ति के कारण होता है। पृथ्वी के सबसे समीप वाले ब्लैक होल की पृथ्वी से दूरी 7500 प्रकाश वर्ष है। यहाँ एक प्रकाश वर्ष दूरी का मतलब है 10,000 अरब किलोमीटर। यानी कोई यान प्रकाश की गति से चले तो वह 7500 वर्षों में सबसे समीप वाले ब्लैक होल तक पहुंच सकेगा। सबसे नजदीक वाले ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने साइगनस एक्स नाम दिया है। साइगनस X1 नामक ब्लैक होल का अर्धव्यास 60 किलोमीटर है, जबकि उसका भार 10 सूर्यों के बराबर है। यह तारा जब चमकता रहा होगा तब हमारे सूर्य से 10 गुना बड़ा रहा होगा, परंतु जब इसमें इतनी आकर्षण शक्ति नहीं थी जितनी की अब है। साइगनस X1 अथवा उन जैसे अन्य ब्लैक होलों में जितनी अधिक आकर्षण शक्ति है कि सूर्य से 10 गुना बड़ा कोई भी आकाशीय पिंड उसके आसपास से गुजर जाए तो वह उसे अपने पथ से विचलित कर सकता है, और यदि वह पिंड ब्लैक होल आकार में छोटा हुआ तो ब्लैक होल उसे उदरस्त कर लेता है। ब्लैक होल अपने आसपास के तारों से पदार्थ खींचकर अपना सीमा क्षेत्र निरंतर बढ़ाता रहता है। उस सीमा क्षेत्र में निरंतर एक्स किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। इन शक्ति किरणों के उत्सर्जन का एकमात्र कारण उस तारे का जिसने ब्लैक होल का रूप धारण किया है निरंतर सिकुड़ते जाना है। कहना चाहिए एक बिंदु की ओर केंद्रित होते जाना है। यद्यपि ब्लैक होल से उसकी कोई संगति नहीं बैठती, फिर भी इतना तो समझा ही जा सकता है कि ध्यान साधना में व्यक्ति की मनस्थिति का बिखराव एक स्थान पर सिकुड़ता जाता है। शक्ति का वह केंद्रीयकरण ऐसा चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करता है कि व्यक्ति सिद्ध संतों और योगी पुरुषों की श्रेणी में जा बैठता है। बिखराव इकाइयों की शक्ति को तो बिखेरता ही है,
उसके वजन को भी हल्का कर देता है। कागज की बड़ी रील को, जिसका उपयोग अखबार छापने में किया जाता है, एक नदी पर फैलाया जाए तो वह पानी पर तैरने लगेगी, परंतु उसे समेटकर पानी में डाल दिया जाए तो वह अपने ही बराबर वजनदार दूसरी वस्तु को भी पानी में ले डूबेगी। कागज का वजन वही है, परंतु उसका फैलाव सिकुड़ने के कारण शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य की बिखरी हुई चित्तवृत्तियां भी जब एक केंद्र पर एकत्रित होने लगती हैं तो वही शक्ति मिलकर कमाल कर दिखाती हैं। ब्लैक होल में भी इसी तरह की शक्ति सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। उसके सीमा क्षेत्र में कणों के प्रबल आकर्षण से घनत्व असामान्य रूप से बढ़ जाने के कारण एक पिन के आकार की वस्तु का वजन 10 हाथियों के बराबर हो जाता है। इस बात को यों भी कहा जा सकता है कि यदि 10 हाथियों को ब्लैक होल के सीमा क्षेत्र में पहुंचाया जाए तो वहां उन सबका सम्मिलित आकार एक पिन से अधिक नहीं होगा। अर्थात ब्लैक होल का एक पिन यदि हाथी की पीठ पर रख दिया जाए तो उसके बोझ से दबकर हाथी जमीन पर बैठ जाएगा। असामान्य घनत्व और प्रबल आकर्षण शक्ति के कारण ब्लैक होल क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं की गति भी प्रकाश वेग के बराबर हो जाएगी। इसे यों भी समझा जा सकता है कि यदि कोई मनुष्य ब्लैक होल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो वह गुरुत्व बल के कारण अस्तित्वहीन हो जाएगा, किंतु उसकी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाएगी। प्रकाश की गति से चलने पर समय का अस्तित्व भी नहीं रह जाता है। अर्थात ब्लैक होल की यात्रा करने और 10,000 अरब किलोमीटर घूम लेने के बाद पृथ्वी पर वापस आएगा तो वह घड़ी के हिसाब से वहीं का वहीं होगा। अणुओं की सघन स्थिति और प्रबल आकर्षण शक्ति वाले ब्लैक होल साइगनस X1 सूर्य से भी अधिक शक्ति उत्सर्जित करता है। इस ब्लैक होल से एक सेकंड में इतनी शक्ति उत्सर्जित होती है कि उससे पृथ्वी पर कारों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निरंतर दौड़ाया जाए तो उन्हें 10 अरब वर्षों तक चलाया जा सकता है। यह तो फैले हुए स्थूल कणों के सिकुड़ने और सघन होने से उत्पन्न हुई प्रचंड शक्ति है। अभी तक इससे कोई लाभ उठाने की संभावना नहीं दिखाई पड़ी है। कुछ लोगों ने यह विचार जरूर किया है कि पृथ्वी पर जब प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत निरंतर सूखते जा रहे हैं तो किसी प्रकार इन ब्लैक होलों की ऊर्जा का उपयोग किया जाए, लेकिन चेतना के विशृंखलित और अनियंत्रित फैले स्वरूप को बिखरी हुई चित्तवृत्तियों को संगठित किया जाए तो इसी जीवन में प्रचंड शक्ति प्रवाह अपने भीतर ही पैदा किया जा सकते हैं। उस संभावना के बीज भी जीव में विद्यमान है। आवश्यकता है ध्यान और साधना का खाद पानी भर देने की, फिर तो ब्रह्मा के समान समर्थ बनने का अवसर मिल सकता है। तपस्वी, ज्ञानी, तत्वज्ञ इन्हीं शक्ति स्रोतों को प्रचंड बनाने और उनका आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण के प्रयोजन में उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। ब्लैक होल न केवल प्रतिकणों के ऊर्जा समुच्चय उद्गम स्रोत हैं, समष्टि की घटक आत्मसत्ता के लिए एक प्रेरणा पुंज भी हैं। आदान प्रदान का क्रम चले तो अत्युत्तम, पर यदि इतना ही दिशा निर्देश ग्रहण एवं आत्मसात किया जा सके तो विखराव को संगठित एकीकृत कैसे किया जाता है। तो इस समन्वयात्मक प्रतिपादन के बहुमुखी लाभ रिद्धि सिद्धियों के स्वरूप में हस्तगत किए जा सकते हैं।